Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam. In this video lecture, we are going to discuss quantitative analysis in general organic chemistry. Organic chemistry में जितनी भी quantitative analysis होती हैं, वो कैसे की जाती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? जैसे आपको वर्ड से पता लग रहा है, क्वांटिटी, वो एनालिसिस जो क्वांटिटी का बताए। जैसे मान लो लेट अस से ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ठीक है। या कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, और कितने कितने परसेंट है, ठीक है। इसका पता जो लगवा के दे, दैट एनालिसिस इज कॉल्ड एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके। उसमें कार्बन है, हाइड्रो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये आप कैसे पता लगाओगे? ये आप पता लगाओगे क्वालिटेटिव एनालिसिस से। ओके। और इनकी परसेंटेज कितनी है, ये कितनी कितनी अमाउंट इनकी प्रेजेंट है, वो कैसे पता लगता है? वो लगता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके। तो अब हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि कैसे कैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है। सबसे पहले इसमें आता है कार्बन एंड हाइड्रोजन की एस्टिमेशन। हाउ वी डू एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके। इसके लिए आपके पास मेथड है लिबिग्स टेस्ट। ओके, लिबिग्स मेथड। क्लियर? एंड दिस इज द अरेंजमेंट। व्हाट वी विल डू, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, वी विल मिक्स दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कॉपर ऑक्साइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉपर ऑक्साइड को मिक्स कर देंगे। क्लियर? उसके बाद उसको इतना हीट करेंगे कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ओके। क्लियर? और जब उस मिक्सचर को, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस फॉर्म में बनेगा, वाटर जो बनेगा दैट इज इन स्टीम फॉर्म। जब आप उस मिक्सचर को इन दो ट्यूब्स से पास करोगे, पहली ट्यूब कौन सी है? दिस ट्यूब इज कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। इसमें आप मैग्नीशियम क्लोरेट भी यूज कर सकते हो कैल्शियम क्लोराइड के बजाय। एंड दिस ट्यूब कंटेन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ओके। तो आप मिक्सचर को जब इससे पास कराओगे तो होगा क्या, जो वाटर है दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन दिस ट्यूब। ओके। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी एब्जॉर्ब इन दिस ट्यूब। ओके। तो हमने क्या किया होगा, ये जो ट्यूब है इनको यहाँ पे इस अरेंजमेंट में फिट करने से पहले इस ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल के उसका वेट हमने नोट कर लिया होगा, लेट इट बी W1। और जब इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो वाटर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैल्शियम ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने से बना था, वो वाटर जब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑब्वियस है इस ट्यूब का वेट बढ़ जाएगा, लेट इट बी W2 हो गया। ठीक। तो उसके बाद जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से जितना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलना था, जब वो निकल जाएगा, रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा वाटर जितना निकलना था वो यहाँ पे इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलना था वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर बना था वो कैसे पता लगेगा? आपने आफ्टर रिएक्शन इसका वेट निकाल लिया W2, बिफोर क्या था W1। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज मास ऑफ वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड सिमिलरली इस ट्यूब का पहले वेट कितना था और बाद में कितना है, दोनों का डिफरेंस निकाल के आप पता लगा लोगे कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ है। क्योंकि वाटर सिर्फ इस ट्यूब में एब्जॉर्ब होना है, यहाँ पीछे से मिक्सचर में क्या आएगा, पीछे से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों का मिक्सचर होगा। वाटर जितना भी होगा वो सारा यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। और कार्बन डाइऑक्साइड आगे पास होने देगा और कार्बन डाइऑक्साइड सारा का सारा यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे आप पता लगा लोगे कि कितना वाटर और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना था बाय टेकिंग द गिवन अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है उसमें जो कार्बन है वो कहाँ से आया है, कार्बन इज फ्रॉम दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? तो ऐसे आप पता लगा लोगे कि कार्बन जो है वो कितने परसेंट है आपके गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम एस्टिमेट कर लेंगे कि कितना कार्बन था उस कार्बन डाइऑक्साइड में। और जितना भी कार्बन है उस कार्बन डाइऑक्साइड का वो सारा का सारा कहाँ से आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सिमिलरली वाटर में जितना भी हाइड्रोजन आया है वो कहाँ से आया है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है। तो जितना वाटर बना है उसमें हम एस्टिमेट कर लेंगे कि कितना हाइड्रोजन है। ठीक है। जितना भी हाइड्रोजन है वो सारा का सारा किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऐसे ही आप एस्टिमेट कर लोगे कि कितना परसेंटेज हाइड्रोजन एंड कार्बन है इस पर्टिकुलर सैंपल में, सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अननोन है।
तभी तो आप उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है वो निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, क्लियर। और कॉपर ऑक्साइड क्या काम करता है, देखो, कॉपर ऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और खुद कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड जितना भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसके साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट करता है और खुद कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, क्लियर। तो कॉपर ऑक्साइड इज बिहेविंग, इसमें यहाँ पे सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अननोन सैंपल है जिसके बारे में आपको नहीं पता, प्लस कॉपर ऑक्साइड को मिक्स करके हीट किया हुआ। ठीक है, जितना भी वाटर बनेगा, बस सिंपल सी बात है, सैंपल को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स करके हीट करने पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जितना भी वाटर बनेगा और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो हमने कैसे पता लगाना है, इन दोनों ट्यूब्स के वेट का डिफरेंस देख के। ठीक है, जितना भी वाटर बना है उसमें जितना भी हाइड्रोजन है वो सारा किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसका जितना भी कार्बन है वो सारा किसका है, इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जिससे क्या होता है, आपको ये पता लग जाता है कि इस सैंपल में कार्बन और हाइड्रोजन कितना है। दैट्स इट। ओके, क्लियर। तो दिस इज दी लेबेग्स मेथड। ठीक, पहले आपने ये कैल्शियम क्लोराइड वाली ट्यूब ही रखनी है, दूसरे नंबर पे आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाली ट्यूब रखनी है। अगर इसको पहले रख दोगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसलिए सीक्वेंस में कैल्शियम क्लोराइड पहले और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बाद में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जैसे मान लो, लेट हम ये मान के चलते हैं कि x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ठीक है, आपने W लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, W ग्राम, उसमें से x, उसकी वजह से x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और उसकी वजह से वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ, y ग्राम। ओके, क्लियर। हमें पता है कि x, अब हम ये देखेंगे कि x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है। देखो, अगर मोल कंसेप्ट लगाएं तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसका मॉलिक्यूलर वेट है, हैज कार्बन, उसमें कार्बन कितना है, 12 ग्राम। तो x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना, जितनी निकली है कार्बन डाइऑक्साइड इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, उसमें कार्बन कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू एक्स। तो ये आ गया वेट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जितना भी कार्बन है वो कहाँ से आया है, W ग्राम ऑफ द सब्सटेंस से आया है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी कार्बन की परसेंटेज है वो निकालनी है, इनटू 100। अमाउंट ऑफ कार्बन कितनी आई है ये निकाल लिया, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली है वहां से निकाला है, वो है 12 डिवाइड बाई 44 इंटू एक्स, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, वो कितना है, डब्ल्यू माना हमने इस कैलकुलेशन के लिए, इंटू 100। तो उसको सॉल्व करके फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 12 डिवाइड बाई 44 इंटू एक्स डिवाइड बाय डब्ल्यू इंटू 100, वेयर एक्स इज दी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एंड डब्ल्यू इज दी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन। तो वहां से आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला। ओके, क्लियर। सिमिलरली वाटर, वाटर में जितना भी हाइड्रोजन है वो किसका है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से है। ठीक है, तो सिमिलरली आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी है उसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट किया ना हमने, वैसे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, क्लियर। so this is how you calculate percentage of carbon and percentage of hydrogen present in the given organic compound. Okay, clear। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ी बहुत ये जो लिबिक्स मेथड हमने किया इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है इस अरेंजमेंट में। किस कंडीशन में मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है, वो कंडीशन है अगर आपके सब्सटेंस में नाइट्रोजन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो एडवर्टाइजमेंट वाला सेंस आ गया ना, अगर आपके टूथपेस्ट में नमक है। ठीक है, अगर आपके सब्सटेंस में नाइट्रोजन है तो क्या होगा, तब इस रिएक्शन के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कार्बन के ऑक्सीडेशन करवा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन करवा के वाटर बनाता है। ठीक है, बट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी हुआ तब क्या होगा, एट दैट टाइम जो नाइट्रोजन है वो भी क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलके अपने ऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे वाले ऑक्साइड बना लेगा। और ये वाले ऑक्साइड भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर में एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, क्लियर। मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हुआ तो यहाँ से जो
गैसेस जाएंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड होगा होंगे, ठीक है। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा इस ट्यूब में, तब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे साथ में। ओके, तो यहाँ पे इसके वेट डिफरेंस थे जो आप कैलकुलेशन जब आप करोगे, ठीक है, क्लियर, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का वेट भी होगा। उससे क्या होगा, उससे आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये देखना है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलेगी। बट अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई, फिर तो ये आएगा कि इस ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड वो कितने एब्जॉर्ब हुई हैं, ये थोड़ी ना निकालना है हमने, ठीक है। अगर वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा तो इट मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड को आपको यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, सो दैट वो यहाँ से इधर आए ना, ठीक है। नहीं तो अगर इधर ट्रेवल कर गई तो वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इन दोनों की वेट एब्जॉर्प्शन इसमें होनी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो उसका हल क्या है, आप क्या करो, यहाँ पे जब इस सैंपल को, यहाँ पे सैंपल लेते हैं ना हम, कॉपर ऑक्साइड प्लस सैंपल डाल के एक प्लेटिनम बोट में उसको हीट करते हैं, तो उसको यहाँ पास करने से पहले यहाँ रास्ते में हम क्या करेंगे, सीव्स लगा देंगे। और ये सीव्स किसकी होंगी, कॉपर की, ठीक है। मतलब रास्ते में कई सारी सीव्स फिट कर देंगे जो कॉपर की होंगी। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को दोबारा से रिड्यूस करके नाइट्रोजन गैस और खुद को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा, और जो नाइट्रोजन गैस है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो जितने भी अगर आपके पास अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इफ यू हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसकी वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन सकते हैं जो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो उनसे इस एरर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो गैसेज हैं उनको यहाँ पे अभी यहाँ सप्लाई करने से पहले रास्ते में हम क्या करते हैं, कई सारे कॉपर के गेज लगा देते हैं, सो दैट जब वो कॉपर गेज से पास होके आएगा तो नाइट्रस ऑक्साइड अगर हुआ तो वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिमिलरली अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना हुआ तो भी वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में नहीं एब्जॉर्ब होगी। ओके, नाइट्रोजन ना तो यहाँ एब्जॉर्ब होगी ना तो यहाँ एब्जॉर्ब होगी, वो ऐसे ही वेस्ट की तरह बाहर निकल जाएगी। तो फिर आपके जो रिएक्शन में यहाँ पे जो एरर आने के चांसेस थे वो खत्म हो गए, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली अगर आपके पास हेलोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ हेलोजन भी है, हेलोजन मतलब क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। हालांकि ज्यादातर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई ना कोई होता है, फ्लोरीन वाले बहुत कम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो क्या होता है, तो भी क्या होगा जब कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे जब आपने सैंपल प्लस कॉपर ऑक्साइड को मिक्स करके हीट करना है, उस टाइम क्या होगा, ठीक है, वही वाटर तो बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। जो हेलोजन प्रेजेंट है सैंपल में वो क्या करेंगे, वो कॉपर क्लोराइड बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लोरीन है, कॉपर ब्रोमाइड बना सकते हैं, कॉपर आयोडाइड बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हेलोजन है। और ये भी वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, क्लियर। वॉलेटाइल नेचर के होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो गैसेस मिक्सचर आप जब यहाँ से पास करवाने लगोगे तो वो गैसेस मिक्सचर में क्या है, एक तो वॉलेटाइल कॉपर क्लोराइड है मान लेते हैं, प्लस साथ में वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कॉपर क्लोराइड जाने में क्या प्रॉब्लम है, कॉपर क्लोराइड जो है, कॉपर क्लोराइड एब्जॉर्ब्ड इन दी कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, क्लियर। जो हेलोजन है, ओके, और जो उनके वॉलेटाइल कॉपरिक हलाइड बन जाएंगे वो वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इट मीन्स फिर यहाँ पे एरर आने के चांस बढ़ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ और भी एब्जॉर्ब होगा, कुछ और में जैसे क्या आता है, कॉपर क्लोराइड आ गया, ठीक है, वो होगा, या हो सकता है पीछे से क्लोरीन गैस भी आ रही हो, क्लियर। कुछ हेलोजेंस जो हैं, जैसे अगर इस सब्सटेंस में क्लोरीन हुआ तो दो क्लोरीन मिलकर आपस में क्लोरीन गैस बना के वो भी यहाँ से आके यहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हो, तो यहाँ पे वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, उसके साथ साथ वेट ऑफ हाइड्रोजन भी उसमें एडेड हुआ पड़ा है। तो जिससे क्या हो रहा है, जिससे एरर आ रही है, तो उस एरर को कैसे रिमूव करेंगे, आप क्या करोगे कि पीछे से वो हेलोजन वाले आए ही ना, ना कॉपर का कंपाउंड बना हुआ जो है वो आए, ना तो हेलोजन आए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ पे पहले कॉपर की सीव्स लगाई थी ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड को दूर करने के लिए, यहाँ पे रास्ते में इसके कॉपर के सीव्स नहीं लगाओगे। अब इस बार आप क्या करोगे, आज इस बार आप सिल्वर की सीव्स लगा दोगे यहाँ पे रास्ते में, कि गैसेस जो है वो उन सीव्स से पास होके आए, ठीक है, क्लियर। सिल्वर गेज को प्लेस कर दोगे। सिल्वर गेज क्या करता है, कॉपर हलाइड हो तो सिल्वर क्या करता है, कॉपर हलाइड में से
हेलाइड हाइड्रोजन को अपने साथ लगा लेता है, ठीक है। जैसे अगर एक्स यहाँ पे क्लोरीन हुआ तो सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, अगर ब्रोमीन हुआ तो सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा, अगर आयोडीन हुआ तो सिल्वर आयोडाइड बना लेगा। और ये जो है ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ये वॉलेटाइल नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह ये जो है वो गैसेस मिक्सचर के साथ उस सॉल्यूशन में इनपुट होना बंद हो जाता है। ओके। सिमिलरली अगर हेलोजन मॉलिक्यूल निकला हुआ जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन निकला हुआ, ठीक है, तो भी सिल्वर जो है उसके साथ एक्ट करके सिल्वर आयोडाइड बना लेता है जो कि नॉन वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो हैलाइड्स के कारण इम्प्योरिटी आ सकती थी जो यहाँ पे एब्जॉर्ब होनी थी, उसको यहीं पे रोक दिया गया। ओके, क्लियर। तीसरा केस क्या है, अगर सब्सटेंस में सल्फर या सब्सटेंस कंटेनिंग सल्फर और सल्फर एंड हेलोजन, हेलोजन का तो चलो इलाज हमने पहले ही कर दिया, ठीक है। अगर उसमें सल्फर है तो क्या होगा, तो सल्फर की वजह से सल्फ यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है, ठीक है। सल्फर भी कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड भी KOH के सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो सकती है, जिससे यहाँ पे वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड का वेट भी ऐड हो जाएगा, तो कार्बन का एक्यूरेट वेट नहीं निकल पाएगा यहाँ से। ओके, तो इट मीन्स इस एरर को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड additional layer of we will add additional layer of fused lead chromate। ओके, क्लियर। मतलब यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे किसकी सीव्स लगा देंगे, या लेयर लगा देंगे किसकी, लेड क्रोमेट की। ओके, या हम क्या कर सकते हैं, मैं लेड क्रोमेट यूज करना है अपने, क्लियर। अब लेड क्रोमेट करेगा क्या, लेड क्रोमेट जो है सबसे पहले हीट से खुद ऑक्सीडाइज होके क्या बन करेगा, लेड ऑक्साइड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनाएगा, क्लियर। मतलब ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा पहली बात तो जो कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन आप इनसे भी इससे भी ले सकते हो, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बन रहे हैं। ओके, क्लियर। दूसरा, जो लेड क्रोमेट है वो सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करेगा, लेड क्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, लेड सल्फाइड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो दोनों में से किसी दोनों ट्यूब में से किसी ट्यूब में एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एज इट इज वहीं पे रह जाएगा, और लेड सल्फेट भी एज इट इज यहीं पे रह जाएगा यहाँ पे, क्लियर, दैट्स इट। तो आप यहाँ से जो सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है आपने उसको यहीं पे रोक लिया। ओके, आप ये भी कर सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स करके तब आप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन है उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, तो आप यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की बजाय लेड क्रोमेट डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कॉपर ऑक्साइड को छोड़ दो, लेड क्रोमेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स करके अगर आप हीट करोगे तो भी जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो वाटर की फॉर्म में, और जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। चल, ओके। और जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी है, तो लेड क्रोमेट उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, कैसे डिस्ट्रॉय कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड को लेड सल्फेट बनाने में यूज कर लेगा और लेड सल्फेट के प्रेसिपिटेट एज इट इज रह जाएंगे। और लेड क्रोमेट तो इतना फायदेमंद है कि अगर फॉस्फोरस वाली इंप्योरिटी हुई है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फॉस्फोरस हुआ, तो फॉस्फोरस की वजह से क्या हो सकता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बन सकता है जो कि वॉलेटाइल है, ठीक है। और ये भी किसी ना किसी ट्यूब में एब्जॉर्ब हो सकता है, दोनों में से किसी ना किसी ट्यूब में एब्जॉर्ब हो सकता है, और एरर के चांसेस हैं। तो इसमें क्या होगा, जो पोटाशियम सॉरी जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है उसको क्या करेगा, उसके साथ भी लेड क्रोमेट रिएक्ट करके क्या करता है, लेड फॉस्फेट बना देता है जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वहीं रह जाता है। तो अगर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा तो उसको भी आगे जाने से रोकने का तरीका क्या है, कि रास्ते में आप क्या करो, लेड क्रोमेट लगा दो, या तो यहाँ पे ही लेड क्रोमेट को ही एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो इंस्टेड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ओके, क्लियर। सो दैट्स इट, दिस इज द लिबिक्स मेथड। ओके, हालांकि कार्बन हाइड्रोजन को एनालाइज करने के लिए और सिमिलरली नाइट्रोजन की अमाउंट को एनालाइज करने के लिए कि कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है और नाइट्रोजन कितने परसेंट है, अभी हमारे पास तो एडवांस इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल हैं, जैसे CHN एनालाइजर होता है जो कि कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, नाइट्रोजन की परसेंटेज विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन ही बता देता है। यार इसमें तो हमें लिबिक्स मेथड में तो कार्बन और हाइड्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन करवाने पड़ते हैं, ये वाला अरेंजमेंट सेट करना पड़ता है,
ठीक है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। ये फार्मूला कैसे बने हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर। बट आप सी एच एन एनालाइजर से कार्बन और हाइड्रोजन के वैसे ही निकाल सकते हो परसेंटेज। ठीक है, क्लियर। और नाइट्रोजन भी आप आगे देखोगे कि नाइट्रोजन के लिए भी हमें केमिकल मेथड यूज करने पड़ते हैं, तो उनके लिए भी आप सी एच एन एनालाइजर यूज कर सकते हैं। ओके। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑन कंप्लीट कंबशन। अब इसको क्वेश्चन को समझ, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.246 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर। डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन कितना है बताओ जी। ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो इतना है, जो हाइड्रोजन जो वाटर बना है वो इतना है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी बना है उसमें देख लेना है कार्बन कितना है, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया है। और वाटर में ये देख लेना है कि हाइड्रोजन कितना है, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया है। ठीक है, क्लियर। तो हमने मोल कंसेप्ट लगा लिया कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ कार्बन मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 1 मोल ले रहे हैं, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, वो भी 1 मोल ही है। कार्बन के 1 मोल का वेट कितना होता है, 12 ग्राम। और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है, 44 ग्राम। तो इट मीन्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कार्बन कितना, 12 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना कितना है वैसे, 0.198 ग्राम। तो 0.198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन कार्बन कितना। इसको कैलकुलेट कर लिया, कितना आंसर आया, उसको आंसर को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, चलो मैं आपके लिए कर ही देता हूँ, वेट। अभी मैं अपने मोबाइल से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 0.198, this comes out to be 0.054. Okay, so this is the mass of carbon which is present in 0.198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन प्रेजेंट थी। और ये सारी की सारी कार्बन किसकी वजह से आई है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से आई है। तो मास ऑफ अ कार्बन इज दिस, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.246 इंटू 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट आंसर 21.95%। ओके, क्लियर। इसके लिए आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट ये फॉर्मूला भी तो इसी लॉजिक से बना है, बना तो ये भी लॉजिक से ही है, मोल कंसेप्ट वाला ही। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगी, क्लियर। देख लो वाटर कितना है, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर में जितना बना है वाटर, उसमें जितना भी हाइड्रोजन है, मतलब आप ये आया कैलकुलेट करके, जितना भी हाइड्रोजन है वो किसकी वजह से, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से है। बस मास ऑफ हाइड्रोजन divided by mass of organic compound into 100. That's it. Clear? So this is the Liebig's method. Got it? Clear? And Liebig's method are used for, Liebig's method कहाँ यूज होता है, टेस्ट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो। दिस इज Liebig's मेथड। ओके, क्लियर। ये किसके लिए यूज होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की एस्टिमेशन के लिए। And in the next video we will do estimation of nitrogen। estimation of nitrogen के लिए there are two commonly used method, that is Dumas method and Geldar's method। okay, commonly जो used जो होता है वो जेल्डाल होता है। ठीक है, this we will discuss in the next video। so thank you students।